नमस्कार, मेरा नाम है मीना शर्मा। कक्षा 12 के मनोविज्ञान में हम प्रथम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान के आधार। इसी क्रम में आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे, सीखने का प्रक्रम और कौशल अर्जित करना। बच्चों, बहुत सी बार हम कहते हैं मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये सीखना है, या मैं साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ, मुझे कार चलाना सीखना है। तो बताइए, क्या है ये सीखना? किसे कहेंगे कि ये सीखना है? सीखने की परिभाषा क्या है? सीखने के तत्व कौन से हैं? आइए आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में एक विशिष्ट परिवर्तन अथवा सुधार आता है। सीखने से विशिष्ट परिवर्तन और सुधार आता है और यह व्यवहार में होता है। व्यवहार से क्या अभिप्राय है? व्यवहार का अर्थ है कोई भी कार्य जो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक अथवा इनका संयोग हो। कहने का अर्थ है व्यवहार में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा इनका संयोग आता है, और अगर इस व्यवहार में अगर इन सभी इकाइयों में कोई परिवर्तन होता है तो वह सीखना कहलाता है। इस परिभाषा में हमने 3 महत्वपूर्ण तत्व देखे। पहला, सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन पॉजिटिव, सकारात्मक भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है तथा बुरा भी। यह वह परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के द्वारा आता है। यानी सीखना अभ्यास अथवा अनुभव के द्वारा ही संभव है। यदि कोई परिवर्तन विकास, थकान, परिपक्वता अथवा चोट की वजह से हो रहा है, यदि कोई परिवर्तन विकास, परिपक्वता, थकान या चोट की वजह से हो रहा है तो हम उसे परिवर्तन नहीं मानेंगे। परिवर्तन किस प्रकार का होना चाहिए? निष्पादन में सुधार वाला, तभी हम उसे सीखने की श्रेणी में शामिल करते हैं। तीसरा देखिए, अपेक्षाकृत यह परिवर्तन स्थायी अथवा ठोस होना चाहिए। जब भी आप उस कार्य को करें, आदतन आप उस कार्य को कर पाएं, तभी वह क्या माना जाएगा? सीखना। सीखने में मूलभूत प्रयोग। अब देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को लेकर बहुत सारे प्रयोग किए। इन प्रयोगों के द्वारा उन्होंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी सीखने के तरीके निकाले। इनको हम कह सकते हैं, पहला शास्त्रीय अनुकूलन जो पावलोव ने दिया था, दूसरा सक्रिय अनुकूलन, तीसरा नाम है अंतर्दृष्टि या इंसाइट, फिर है प्रयास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर, पांचवा गतिक सीखना, छठा मौखिक सीखना और सातवां सामाजिक सीखना या सोशल लर्निंग। बच्चों, आपके सिलेबस में इन सभी के बारे में गहनता से अध्ययन नहीं है। कुछ ही पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको एक बड़ा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हम उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही देखेंगे, किंतु आपको ये सभी नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले हम सीखते हैं शास्त्रीय अनुकूलन। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, सबसे पहले कुत्ते के समीप भोजन, लार का बनना, ये है हमारा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, घंटी की आवाज, कुत्ते का सुनना, यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर इस घंटी की आवाज को, घंटी की आवाज तीसरी कंडीशन में
कुत्ते के समीप भोजन और लार बनना शुरू, यानी कुत्ता भोजन करने के लिए तैयार। कुत्ते के समीप भोजन, कुत्ते के समीप भोजन किसके साथ जोड़ा गया है? घंटी की आवाज के साथ। इस आवाज को सुनने के बाद जब लार का बनना शुरू हो गया, अर्थात भोजन और घंटी की आवाज दोनों साथ साथ आए हैं, इस प्रकार से चौथी कंडीशन क्या हुई? आवाज उद्दीपक के साथ कुत्ते का अनुकूलन हो गया। अब जैसे ही घंटी की आवाज आई, कुत्ता भोजन के लिए तैयार हो गया, उसके मुंह में लार बनने लग गई। यही है पावलोव का शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। इसको हम अब वर्ड्स में देखते हैं, हमें इसे कैसे लिखना है। शास्त्रीय अनुकूलन इवान पावलोव के प्रयोगों का परिणाम है। किसने दिया है? पावलोव ने। इसे पावलोवियन अनुकूलन भी कहा जाता है। कभी कभी इसे प्रतिक्रियात्मक अनुकूलन भी कहा जाता है। घंटी की आवाज ने मूल रूप से भोजन के उद्दीपन का स्थान ले लिया था। हमने चित्र में देखा, घंटी की आवाज ने भोजन के उद्दीपन का स्थान ले लिया। किस प्रकार से हो रहा है ये? पॉइंट देखिए, लार की प्रतिक्रिया का अनुकूलन घंटी की आवाज नामक एक उद्दीपन के रूप में हो गया था। अनुकूलन के लिए अनिवार्य आवश्यकता क्या है? दो उद्दीपन एक साथ घटित हों ताकि वे आपस में एक दूसरे से मिल सकें और जो दूसरा उद्दीपन है वह मूल उद्दीपन का स्थान ले सके। अब इसे हम फॉर्मूला में किस प्रकार से फिट करेंगे देखिए। अअनुकूलित उद्दीपन, अअनुकूलित प्रतिक्रिया। देखिए, UCS UCR, ये क्या है? भोजन। अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस का अर्थ है उद्दीपन, नेचुरल उद्दीपन, स्वाभाविक उद्दीपन। और UCR अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, भूख या लार। इसे आप लार के रूप में समझिए, जब कुत्ता भोजन करने के लिए तैयार हो गया है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? घंटी की आवाज किसके साथ ला रहे हैं? UCS के साथ, यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स प्लस अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। कहाँ तक हुआ? वही UCR। इसे कहिए घंटी, भोजन, क्या बन गया? लार। ये दो उद्दीपक हमने एक साथ दिए हैं, एक नेचुरल है, दूसरा अननेचुरल है, कंडीशनल है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, धीरे धीरे जब इसे रिपीट किया गया, बार बार किया गया, तो क्या निकल कर आया? CS। CS से क्या बनने लग गया? घंटी। इस घंटी से अब क्या बनने लग गया? CR, लार। अर्थात भोजन का स्थान घंटी ने ले लिया और अब जैसे ही घंटी बजती है, कंडीशनल रेस्पॉन्स सामने आता है, लार बनना शुरू हो जाती है, यानी कुत्ते ने घंटी की आवाज के साथ भोजन के लिए तैयार होना सीख लिया है। आप इसे नोट कर सकते हैं। UCS UCR भोजन से लार, CS कंडीशनल रेस्पॉन्स, घंटी की आवाज प्लस भोजन, वही UCR लार बनना शुरू है। R का अर्थ है रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तीसरा है CS कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रेस्पॉन्स, घंटी, लार, यानी
अब कुत्ते ने घंटी की आवाज के साथ ही भोजन के लिए तैयार होना सीख लिया है। यही है शास्त्रीय अनुकूलन। बार बार जब पुनर्बलन हुआ है तब कुत्ता घंटी की आवाज सुनते ही भोजन के लिए तैयार हो रहा है। अब इसमें दो कंडीशंस और आती हैं। पहली है सामान्यीकरण। कुत्ते ने एक नई चीज सीखी, घंटी की आवाज के साथ भोजन के लिए तैयार होना। मान लीजिए कोई बजर बजता है, कुत्ता सामान्यीकरण करेगा, अर्थात जब कोई आवाज आई है तो मुझे भोजन के लिए तैयार हो जाना है, और इस प्रकार से यह सामान्यीकृत अवस्था बन जाएगी। सीखने की प्रक्रिया में एक नई सीखी हुई अनुकूलित प्रतिक्रिया उद्दीपन तथा प्रतिक्रिया के संबंध में सामान्यीकृत हो सकती है। यानी घंटी बजने पर लार टपकी, बजर बजने पर भी लार टपक गई, भोजन के लिए तैयार हो गया। यह है सामान्यीकृत। जो भी आवाज वह सुनता है, अब घंटी या अन्य कोई वाद्य यंत्र या कुछ भी, तो कुत्ता भोजन के लिए तैयार हो रहा है। अब इस कंडीशन को ठीक करने की स्थिति कौन सी है? विभेदीकरण। अर्थात कुत्ते को यह सिखाया जाना कि घंटी बजने पर ही भोजन के लिए तैयार होना है, बजर बजने पर नहीं। किस प्रकार से सिखाएंगे? आगे और अभ्यास से जानवर को उद्दीपनों के बीच विभेद करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। यदि भोजन केवल घंटी की आवाज पर दिया जाए, बजर की आवाज पर नहीं, तो पशु बजर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया उत्पन्न करना बंद कर देगा, यानी वह विभेद करना सीख जाएगा। विभेद करना कब सीखा? जब घंटी की आवाज पर उसे भोजन दिया गया और बजर की आवाज पर भोजन नहीं दिया गया। इसी पद्धति के आधार पर, इसी अनुकूलन के बेस पर आर्मी तथा पुलिस में खोजी कुत्तों को तैयार किया जाता है। अब आगे देखिए, विलोपन तथा सहज प्रतिलाभ। अगला पॉइंट है, किसी अनुकूलित प्रक्रिया को भुलाने का एक तरीका यह है बिना पुनर्बलन के उद्दीपन को दोहराया जाए। कुत्ते के मामले में इसका अर्थ होगा घंटी को बिना भोजन के दिए बजाना। यदि घंटी बज रही है, कुत्ता भोजन के लिए तैयार है, किंतु भोजन नहीं दिया जाए और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाए, तो विलोपन की प्रक्रिया सामने आती है और कुत्ता अब क्या सीख लेता है? घंटी बजे तो भोजन के लिए तैयार नहीं होना, यानी जो उसने सीखा था उसका विलोपन हो गया। वह इस चीज को भूल जाता है, यह ज्ञान विलुप्त हो गया। अगला देखिए, सक्रिय अनुकूलन यानी परिणामों द्वारा सीखना। पिछले जो अनुकूलन में हमने पढ़ा, दो रेस्पॉन्स एक साथ थे, दो स्टिमुलस एक साथ थे। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा दो स्टिमुलस एक साथ आए, घंटी और भोजन। और सक्रिय अनुकूलन में रिजल्ट पर ध्यान आ रहा है। देखिएगा किसके द्वारा किया गया? स्किनर के द्वारा, बीएफ स्किनर। इस अनुकूलन में परिवर्तन जीव की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। परिवर्तन कहाँ निर्भर कर रहा है? जीव की प्रतिक्रिया पर। सक्रिय सीखने की एक केंद्रीय अवधारणा पुनर्बलन होती है। जिस व्यवहार का पुनर्बलन किया जाता है उसका दोहराया जाना संभावित होता है। अर्थात जब हम पुनर्बलन करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं किसी व्यवहार को, तो वह व्यवहार दोहराया जाता है। यही बीएफ स्किनर का सिद्धांत है। देखिए, उन्होंने एक कबूतर लिया, इस भूखे कबूतर को एक बक्से में रखा जिसकी दीवार पर एक प्रकाशित
बटन होता है। कबूतर इधर उधर चहलकदमी करता घूमता है। गलती से एक बार वह बटन से टकराता है। बटन से टकराने के बाद स्वतः ही एक क्रियातंत्र अर्थात ऊपर एक डब्बा सा है, वह खुल जाता है बटन के दबने से और अन्न के दाने बक्से में बिखर जाते हैं। कबूतर उन्हें खा लेता है। फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कबूतर इधर उधर घूमता है, फिर बटन से टकराता है, बटन दबता है और दाने गिरते हैं। धीरे धीरे कबूतर इन्हें खाता है और बक्से में अपनी गतिविधि जारी रखने के बाद भोजन पाने के लिए बटन दबाना सीख लेता है। यहाँ किस प्रकार से सीखा है? पुनर्बलन के द्वारा। बार बार जब उसे भोजन मिला तब उसने उस बटन को दबाना सीख लिया कि इस बटन को दबाया जाएगा तो मुझे भोजन की प्राप्ति होगी। आपने सीखने के दो तरीके सीखे, शास्त्रीय अनुकूलन जो पावलोव द्वारा दिया गया और सक्रिय अनुकूलन जो B.F. स्किनर द्वारा दिया गया। पहले में क्या है? दो स्टिमुलस हैं, दो उद्दीपन एक साथ हैं और दूसरे तरीके में हमने देखा पुनर्बलन हो रहा है। पुनर्बलन से सीखना उसका परिणाम निकल रहा है। अब देखिए सीखने के अन्य प्रकार क्या क्या है। पहला देखिए कौशल सीखना, स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग में जो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियां होती हैं आपकी मानसिक, उनसे रिलेटेड लर्निंग होती है। यह लर्निंग 3 चरणों में होती है। कौन कौन से चरण हैं? संज्ञानात्मक चरण में बेसिक्स, किस पे ध्यान होता है? हम क्या सीखते हैं? बेसिक, मूल। कौन सी चीज़ें सीखते हैं हम? इसके बेसिक्स सीखते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, कहाँ पेडल है, कहाँ ब्रेक है, किस प्रकार से पेडल मारना है, कैसे बैलेंस बनाना है, ये बेसिक चीज़ें हम सीखते हैं। दूसरा चरण है संबद्ध चरण, जिसमें जो हमने बेसिक सीखा है उसे त्रुटिहीनता यानी सटीकता से हम अप्लाई करना सीखते हैं। त्रुटिहीनता तथा सटीकता से कौशल को सुधारा जाता है। तीसरा है स्वतः स्फूर्त। रोजाना का अभ्यास हुआ, आपने रोज साइकिल चलाई, अब आप उसे स्वतः स्फूर्त, साइकिल दिखी और बैठते ही पैडल चलाना शुरू, अपने आप बैलेंस बन रहा है। धीरे धीरे आप क्या करने लगेंगे? आप गाने सुनते हुए भी साइकिल चलाना जारी रखेंगे। अर्थात आपका यह कौशल स्वतः स्फूर्त हो गया है। रोजाना का जीवन ऐसी गतिविधियों से परिपूर्ण होता है। चम्मच और कांटे का भोजन करने में प्रयोग, या फिर पेन अथवा पेंसिल का सही प्रयोग, पेंटिंग करना, कार चलाना आदि इस प्रकार के बहुत सारे कौशल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन करते हैं। अगला सीखना है मौखिक सीखना या ओरल गतिविधियां, ओरल सीखना। मौखिक सीखने में शब्दों के प्रति अथवा शब्दों के साथ प्रतिक्रिया करना सीखना शामिल होता है। शब्द के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, भागो, शैतानी मत करो, ये सब क्या हो रहे हैं? शब्दों के साथ अथवा शब्दों के प्रति प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह विभिन्न मौखिक कौशल विकसित करता है। कौन कौन से? जैसे वस्तुओं के नाम लेना, वस्तुओं के नाम समझ पाना, शब्दों को उच्चारित करना, शब्द जोड़कर वाक्य बनाना, ये सब मौखिक कौशल का ही एक हिस्सा होता है। मौखिक कौशल सामान्यतया याद करके, दोहराकर
पुनः याद करके तथा वस्तुओं को पहचान कर अर्जित किए जाते हैं। किस प्रकार से? स्वयं याद करके, दूसरे का सुनकर दोहरा कर, तीसरा पुनः याद करके तथा चौथा पहचान कर। वस्तुओं के साथ एसोसिएशन बनाने पर ही यह कौशल अर्जित हो पाता है। बोलना एक जटिल कौशल है। इसमें गतिशीलता के साथ साथ सांकेतिक अथवा मौखिक कुशलताएं भी शामिल होती हैं। मौखिक शिक्षण का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिक सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए अनेक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें श्रृंखलाबद्ध शिक्षण, मुक्त पुनः स्मरण और युग्मित संबद्ध शिक्षण को शामिल करते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ये कुछ पद्धतियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इनके नाम आपको याद रहना चाहिए। इनके बारे में अधिक नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अवधारणा सीखना। अवधारणा से आप क्या समझते हैं? किसे कहते हैं अवधारणा? अवधारणा दरअसल एक अमूर्त विचार होता है। यह एक श्रेणी का नाम होता है। इसकी कतिपय विशेषताएं होती हैं। अवधारणाओं को हम किस प्रकार से अपने मन में विकसित करते हैं? सामान्यीकरण तथा विभेदीकरण द्वारा। कुछ चीज़ों को हम किस प्रकार से देखते हैं, ये देखिए। अब इन्हें अगर आपको छांटने के लिए कहा जाए, ए बी टी, ए बी टी एक साथ लिखेंगे, अ और म आप एक साथ लिखेंगे, और 2, 5, 3, 8 ये सब आप एक साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में अवधारणा है, ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये हिंदी के अक्षर हैं, ये गणित के अंक हैं। यानी आपके पास जो अवधारणाएं हैं गणित की, हिंदी की, अंग्रेजी की, वे अलग अलग बनी हुई हैं। इसलिए आपने कुछ को सामान्यीकृत किया, समान, कुछ को विभेदीकृत किया, अलग अलग किया, और अलग अलग हिस्से बांट दिए अपने कंसेप्ट्स के आधार पर, जो सही भी है। देखिए, बच्चा पहले सीखता है जानवर क्या है। उदाहरण सीखते हैं। बच्चा पहले सीखता है जिसके 4 पाँव हैं वह जानवर है। बाद में सीखता है वह कुत्ता है अथवा बिल्ली, यानी विभेद वह बाद में सीखता है। व्यक्ति विभिन्न गुणों जैसे रंग, आकार, स्थिति, संख्या और अन्य आधारों पर अपने परिवेश में वस्तुओं के प्रति प्रतिक्रिया सीखता है। यानी सभी अवधारणाएं विशेषताओं का एक समूह होती हैं जो किसी नियम की सहायता से जुड़े होते हैं। यही अवधारणा की डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब देखिए, सामाजिक सीखना एक अन्य प्रकार है, सोशल लर्निंग। ये भी लर्निंग का, सीखने का ही एक प्रकार है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा पर्यावरण विस्तृत
होता जाता है, जिसमें हम लोगों, वस्तुओं और घटनाओं को शामिल करते हैं। बच्चे की बजाय जैसे जैसे वह बड़ा होता है, संसार भी बड़ा होता जाता है। अब उसमें लोग शामिल होते हैं, घर परिवार, आस पड़ोस, मित्र, वस्तुएं शामिल होती हैं। शुरू में प्रतिदिन की स्वयं की आवश्यकताएं की वस्तुओं का ध्यान रहता है। धीरे धीरे वह अपने परिवेश की अन्य वस्तुओं के प्रति भी चेतन हो उठता है। और घटनाएं, कब मुझे पुरस्कृत किया गया, कब दंड मिला, कब ताड़ना मिली, कब मेरा समर्थन हुआ, कब मुझे सहमति मिली, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, हालांकि वे स्वयं को केंद्र में रखकर होती हैं, धीरे धीरे ही वे दूसरों के केंद्र की वस्तुओं को, की घटनाओं को अपने अनुभवों में शामिल करना सीखता है। इस प्रकार से वह सामाजिक सीखता है, सोशल लर्निंग होती है। और एक व्यक्ति के शिक्षण में बड़ा भाग उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन का होता है। जिस प्रकार के लोग, वस्तुएं, घटनाएं उसके अनुभव बनाती हैं, धीरे धीरे उसका सीखना भी उसी प्रकार का होता जाता है। अब हम आगे देखते हैं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है? अभिवृत्ति सीखा हुआ एक तरीका है जिससे क्या होता है, कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। किसके प्रति? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या विचार के प्रति। यह अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। कतिपय सामाजिक प्रतिक्रियाएं समाज द्वारा पुनर्बलित, रीइंफोर्स्ड की जाती हैं यदि वे समाज के हित में हैं, समाज द्वारा उनकी सहमति प्रदान की जाती है, समाज के नियमों के अनुसार यदि वे स्वीकार्य होती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को आकार प्राप्त होता है। यही सामाजिक सीखना धीरे धीरे अभिवृत्ति का रूप ले लेता है। अभिवृत्तियों का इसमें बड़ा स्थान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की वक्र रेखा। जब आप कक्षा में बैठते हैं, कुछ सीखते हैं, हमें वह 100% कभी भी समझ नहीं आता। उसी चीज़ को जब दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है, तभी वह हमें समझ में आ पाती है। और इसी के लिए, इसी को बताने के लिए कि किसी व्यक्ति ने कितना सीखा और किस प्रकार से सीखा जाता है, वक्र रेखा बनाई जाती है। सीखने के लिए दिए गए कार्य के आधार पर व्यक्ति के कार्य निष्पादन का आकलन करके उसे मापा जाता है। सीखने की दर सामान्यतः कार्य निष्पादन द्वारा मापी जाती है। गणित के अध्यापक ने छात्रों को 10 प्रश्न दिए। अब उन 10 प्रश्नों के उत्तर जांच कर वे यह देख सकते हैं कार्य निष्पादन की दर क्या रही। कुछ छात्रों ने 4 सवाल हल किए, कुछ ने 8, कुछ ने सभी 10 और कोई छात्र 1 ही कर पाया। इससे यह पता चल पाया कि सीखने की दर क्या रही, कौन सा छात्र किस स्थान तक सीख पाया। इसे जब ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। y अक्ष x, यहाँ है अभ्यास, ये है शिक्षण, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अभ्यास की इकाइयों को x अक्ष पर, शिक्षण की डिग्री को y अक्ष पर रखा जाता है। देखिए, प्रारंभ, यहाँ सीखने की मात्रा और एक कार्य निष्पादन की मात्रा या शिक्षण की मात्रा है। वक्र क
3 वक्र दिए हुए हैं, हम तीनों को समझेंगे। प्रारंभ में मंद सीखने के पश्चात तीव्र सीखने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है। किस प्रकार से हमारा वक्र जा रहा है? धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। यह वक्र यूं ऐसे नहीं है। वक्र किस प्रकार का है? धीरे धीरे यूं, और फिर यह तेज होता जाता है। ख, अनियमित सीखना। यदि बार बार न सीखा जाए, दोहराया न जाए तो अनियमित। और ग, आरंभ में धीमा सीखने के पश्चात तीव्र सीखना। बहुत धीमा सीखा, लेकिन जब बार बार अभ्यास किया तो बड़े अच्छे तरीके से उसका निष्पादन किया, बड़े अच्छे तरीके से वो सीखने की मात्रा आई। अर्थात जब हम कुछ सीखते हैं, जितना अभ्यास की मात्रा रहेगी उतना ही अधिक हम कार्य निष्पादन कर पाएंगे। यानी जब भी हम कुछ नया सीखें, उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। आइए अब देखते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है पुनर्बलन। B.F. स्किनर में हमने देखा, कबूतर को जब अनाज के दाने खाने के लिए मिल रहे हैं तब उसने बटन को दबाना सीख लिया। सीखने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। पुनर्बलन प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पुनर्बलन कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो प्रतिक्रिया को सुदृढ़ बना सके। इसके आगमन की संभावनाओं को बढ़ाती है, जैसे कि पुरस्कार। पुरस्कार सकारात्मक पुनर्बलन है। यदि आप कुछ नया सीखते हैं और आपको पुरस्कार मिलता है तो आप अधिक तेज गति से और अधिक सीखेंगे। पुनर्बलन के 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक और गौण। प्राथमिक पुनर्बलन के प्राकृतिक या अग्रहणित स्रोत होते हैं। भूखे जानवर के लिए भोजन प्राथमिक या सकारात्मक पुनर्बलन होता है। प्यासे के लिए पानी सकारात्मक या प्राथमिक पुनर्बलन है। इसी प्रकार से दूसरी ओर गौण पुनर्बलन सीखे हुए या अधिग्रहित स्रोत है। एक गौण पुनर्बलन का सीखने का नियम है कि उसे प्राथमिक पुनर्बलन के साथ युग्मित किया जाना चाहिए। भूखे व्यक्ति को भोजन मिलना किसका उदाहरण है? प्राथमिक पुनर्बलन का। दूसरा है प्रतिपुष्टि या परिणाम का ज्ञान। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने कुछ प्रश्नों को हल किया। यदि आपको उन प्रश्नों के बारे में ये पता चलता है कि वे सही हैं, आपको परिणाम का ज्ञान होता है, तो आप और सीखना चाहेंगे। किंतु यदि आपको यही नहीं पता चल पाए कि जो सीखा और जो हमने प्रश्नों के उत्तर दिए वे सही हैं या नहीं, तो आपको अधिक इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको उसमें अधिक सीखने की चेतना या इच्छा जागृत नहीं हो पाएगी। यदि आपको परिणाम या प्रतिक्रिया का ज्ञान उपलब्ध कराया जाए तो आपके सीखने की कुशलता में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए टाइपिंग सीखते वक्त प्रत्येक प्रयास में व्यक्ति के निष्पादन का ज्ञान सहायक होगा कि उसने कहाँ त्रुटियां की, कितनी त्रुटियां की। जब त्रुटियों का ज्ञान हो जाएगा तो वह आगे उन त्रुटियों को नहीं करेगा, सही रूप से लिखना सीखेगा, इसी चीज का अभ्यास करेगा। अगला देखिए, व्यक्ति तदनुसार उन्हें ठीक करने का प्रयास कर सकता है, और यह यदि सकारात्मक हो तो यह पुनर्बलित करता है किसे? सीखने को। रुचि व प्रेरणा भी बनाए रखता है। तीसरा है अभ्यास
का वितरण, अभ्यास सत्र की अवधि तथा परीक्षणों के मध्य विश्राम सीखने की प्रतिक्रिया को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। आपको बार बार ये बताया जाता है कि जब आप पढ़ें, छोटे सत्र बनाकर पढ़ें, बीच बीच में इंटरवल लें और इस प्रकार से आपकी जो चेतना है, आपका जो सीखने का स्तर है, वह बराबर रूप से बना रहेगा, कम नहीं होगा। विस्तृत श्रृंखला के गतिक कौशलों में अभ्यास उस वक्त अधिक प्रभावी हो जाता है जब उसमें अल्प तथा न्यायोचित विश्राम अंतराल दिए जाते हैं, और इस प्रकार की ये सीखने में गतिक कौशलों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अंतराल आवश्यक होते हैं। अगला है संपूर्ण एवं आंशिक सीखना। छोटी व अर्थपूर्ण सामग्री जिसे संपूर्ण रूप से आसानी से याद किया जा सके, सीखने के लिए संपूर्ण सीखने की पद्धति को उचित माना जाता है। यदि सामग्री छोटी है, यदि आपका पाठ छोटा है, तो आप उसे एक बार में ही विस्तृत रूप से एक साथ सभी पॉइंट्स को लेकर अच्छे से समझ पाएंगे। किंतु यदि आपको पूरी किताब याद करनी है, विषय वस्तु अत्यधिक लंबी है, तो पहले उसका अध्ययन भागों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग पार्ट्स में करें और उसके बाद ही उसे संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। तभी वह अच्छे से सीख पाएंगे और उसे समझकर आगे उसका निष्पादन कर पाएंगे। अर्थपूर्णता, जो ज्ञान हम सीख रहे हैं उसका अर्थपूर्ण होना आवश्यक है, तभी हम उसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, तभी हम उसे सही ढंग से सीख सकते हैं। जैसे अर्थपूर्ण शब्दों यथा बिल्ली, कुत्ता, मकान, घर आदि को याद रखने का प्रयास कीजिए। आप इन नामों को याद रख सकते हैं। बिल्ली, कुत्ता, मकान, घर, आंख बंद करके बोलिए, आप आसानी से दोहरा पाए। अब आप बोलिए लिलबी, ताकू, नकाम, रग। आंख बंद करके इन चारों शब्दों को बोलने का प्रयास कीजिए। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अर्थहीन हैं। अर्थपूर्ण शब्दों का अध्ययन आपकी सीखने की कुशलता में वृद्धि करता है। यदि वह अर्थहीन है तो हम उसे याद नहीं कर पाएंगे। अगला है रुचि व अभिवृत्तियां। कई बार हमारा एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब आगे आप कुछ परीक्षाएं देंगे जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी शामिल होगा कि किसी व्यक्ति का एप्टीट्यूड किस तरफ है, किस तरफ उसकी रुचियां हैं। यदि किसी विषय में आपकी रुचि है, अभिवृत्ति है, तो आपका सीखना प्रभावी हो जाएगा। प्रभावी सीखने का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है अध्ययन की जाने वाली सामग्री के प्रति अध्ययनकर्ता की अभिवृत्तियां। अब हम देखते हैं सीखने संबंधी कुछ तथ्य। कौन से तथ्य हैं जो सीखने से संबंधित हैं और उनमें क्या क्या चीज़ों की संभावनाएं हैं। शिक्षण के लिए तत्परता। आप सीखने के लिए कब तैयार होते हैं? कई बार आप अपने टीचर्स को कह देते हैं आज हमारा कुछ पढ़ने का मन नहीं है, अर्थात आज आप सीखने के लिए तत्पर नहीं हैं। जब आप तत्पर नहीं हैं तो क्या आप उस समय सीख पाएंगे? नहीं। सीखने की संभावना तथा सुगमता किसी दिए गए कार्य के प्रति जीव की ओर से तत्परता की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। आप जितने रेडी होंगे सीखने के प्रति, उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे। सभी जीव सभी प्रतिक्रियाओं या कार्यों के लिए समान रूप से तैयार
नहीं होते हैं। यह सीखने का एक मुख्य निर्धारक तत्व है कि आप सीखने के लिए कितने तैयार हैं। जिस मात्रा में आप तैयार हैं उसी मात्रा में सीखने का आगम होगा। शिक्षण अक्षमता एक पॉइंट है। यह एक विकृति होती है जिसके परिणाम स्वरूप पढ़ने, लिखने, बोलने अथवा गणित के सवाल हल करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। एक विकृति है ये। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ समस्याएं होने के कारण इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। देखिए, शैक्षणिक अक्षमता आवश्यक नहीं है हर व्यक्ति, हर बच्चा बराबर रूप से सीख सके। कुछ बच्चे अच्छा सीखते हैं, कुछ साधारण और कुछ नहीं सीख पाते। उन्हें पढ़ने, लिखने, बोलने अथवा गणित के सवाल हल करने में बहुत परेशानी, कठिनाई का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, समझा था, उसमें कुछ समस्याएं होती हैं। अतः इस प्रकार यह एक विकृति मानी जाती है। सीखने का स्थानांतरण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीखने का स्थानांतरण किस प्रकार से समझ पाएंगे? यह एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, आदतों, अभिवृत्तियों और अन्य प्रतिक्रियाओं को एक सीखने की स्थिति में दूसरे सीखने की स्थिति में ट्रांसफर या स्थानांतरित किया जाता है जब हम किसी एक सीखने को दूसरे सीखने में लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने साइकिल चलाना सीख लिया, अब वह अगर स्कूटर चलाने लगता है तो उसने अपने साइकिल सीखने के कौशल को, इस ज्ञान को दूसरे कौशल में, दूसरे ज्ञान में, दूसरी जटिल गतिक कौशल में स्थानांतरित कर लिया। यह स्थानांतरण न केवल बौद्धिक क्रियाओं में बल्कि जटिल गतिक कौशलों में पड़ता है और व्यक्तियों के मनोभावों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं और अभिवृत्तियां होती हैं, इन सभी पर भी उसका प्रभाव देखा जाता है। साइकिल चलाना सीखा तो स्कूटर चलाने में आसानी हो गई, यानी ज्ञान का स्थानांतरण हो गया। मान लीजिए साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटर चलाने में स्वाभाविक रूप से, सामान्य रूप से ज्ञान का स्थानांतरण हुआ और स्कूटर चलाना व्यक्ति के लिए आसान हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं स्थानांतरण का प्रभाव कहाँ देखते हैं? न केवल बौद्धिक क्रियाओं में तथा जटिल गतिक कौशलों में बल्कि व्यक्तियों के मनोभावात्मक प्रतिक्रियाओं में और उनकी अभिवृत्तियों पर भी यह प्रभाव देखा जा सकता है। यह कितने प्रकार का होता है? स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सकारात्मक, जब एक कार्य सीखने से दूसरे कार्य को करने में प्रक्रिया आसान हो जाए। उदाहरण है, स्कूटर चलाना कब आसान हुआ? जब हमने साइकिल चलानी सीख ली। यानी साइकिल चलाना सीखने से, एक कार्य सीखने से दूसरा कार्य, स्कूटर चलाने का कार्य आसान हो गया। तो सकारात्मक स्थानांतरण। जब पूर्ववर्ती सीखना आगामी सीखने में अवरोध पैदा करे तब हम कहेंगे नकारात्मक स्थानांतरण। कैसे? बच्चे ने सीखा लड़का, लड़की। अब जब उसे चूहा बताया गया तो वह लिखता है चूही। यानी एक सीखने ने दूसरे सीखने में अवरोध पैदा किया, उसे
जब चूहिया सिखाया जाता है तो वह इसे कम समझ पाता है, अपना ज्ञान यहाँ जोड़कर नहीं कर पाता, यही नकारात्मक है। तीसरा है शून्य, यानी एक कार्य जब सीखा और दूसरे कार्य के निष्पादन में व्यक्ति की क्षमता में कोई असर नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया, कोई प्रभाव नहीं आया, तो इस प्रकार से वह शून्य होता है। जैसे आपने साइकिल चलाने सीखी किंतु आपको निबंध लिखने में कोई आसानी नहीं हो रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई आसान काम नहीं हुआ, या अगर आपने फुटबॉल खेलना सीख लिया तो आपको निबंध लेखन में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यही है शून्य स्थानांतरण। बच्चों, आज हमने सीखने के बारे में पढ़ा। आशा है पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।